हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 23 फरवरी 2021 का न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली न्यूज़ है रिलेटेड टू पुडुचेरी गवर्नमेंट्स फॉल कांग्रेस की। तो यहाँ पे ये सारी कल हमने देखा था कि कब पुडुचेरी के लोकेशंस के बारे में देखा था। बाकी आप यहाँ पे पॉलिटी से रिलेटेड नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है मेनली उसके बारे में पढ़ सकते हैं। और पुडुचेरी इज़ अ यूनियन टेरिटरी विच इज़ स्कैटर्ड इन सदर्न इंडिया। साउथ इंडिया में 3 स्टेट मैंने बताया था, केरल एंड तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्कैटर्ड है, कराईकल, माहे या नेम इसकी लोकेशंस है। तो आप मुझे ये क्वेश्चंस का आंसर बताना कि पुडुचेरी यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब पार्ट कब बना था, है ना। तो फ्रेंच के रूल में रहा था ये 138 ईयर्स तक। इसके अलावा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो डिस्कस कर लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट टू मूव फॉरवर्ड इन डिफेंस सेक्टर विद ट्रांसपेरेंसी। तो डिफेंस सेक्टर में ये बोल रहे हैं कि हम ट्रांसपेरेंसी के साथ चलेंगे। और 2021-2022 का जो बजट था इसमें एक वेबिनार था ऑन बजट अनाउंसमेंट जो आत्मनिर्भर भारत के लिए जो कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, तो उनका भी ये कहना था कि गवर्नमेंट का ये फोकस है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ जो हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड डिफेंस इंडस्ट्री है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। एंड अभी जो है एक लिस्ट रिलीज़ की जाएगी, मार्च 2021 तक नोटिफाइड किया जाएगा कि 101 इंपॉर्टेंट आइटम जो होंगे डिफेंस से रिलेटेड आइटम, वो इंडिया में ही हम इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर्ड करेंगे। ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड इंडिजिनियसली विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्री। तो यहाँ पे ही होगा ताकि हमारा जो डिफेंस इम्पोर्ट है वो कम हो और हम एक्सपोर्ट भी कर पाएँ बाहर, है ना। तो इंडिया एक्सटेंड 100 मिलियन डॉलर लाइन ऑफ क्रेडिट टू मॉरिशस फॉर डिफेंस इक्विपमेंट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज की। मालदीव के साथ हमने अभी एलओसी किया था, लाइन ऑफ क्रेडिट के बारे में भी मैं बताऊंगी। एंड मॉरिशस टू फैसिलिटेट द प्रोक्योरमेंट ऑफ इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट। तो आप ये मुझे बताना मॉरिशस की लोकेशन कहाँ पर है। तो मॉरिशस और किसका पार्ट है ये, क्या ये एशियन कॉन्टिनेंट में आता है? तो ये नहीं, मैं बता देती हूँ। ठीक है, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आता है और ये अफ्रीकन यूनियन का भी पार्ट है। ठीक है, अफ्रीकन यूनियन का भी पार्ट है। और अफ्रीकन यूनियन में आपको पता होना चाहिए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, अदिस अबाबा, विच इज़ अ कैपिटल ऑफ इथियोपिया। ठीक है, तो ये है। और यहाँ पे ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटेजिकली भी, और काफ़ी ज़्यादा मैरीटाइम नेबर ये इंडिया का है, आईओआर इंडियन ओशन रीजन में। और एंड संडे को हमने क्या किया था, मालदीव के साथ ऑन द लास्ट लेग ऑफ टूर नेशन टूर, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उनके साथ उन्होंने विजिट की थी टू नेशंस की। तो यहाँ पे भी उन्होंने इंपॉर्टेंट बायलैटरल रिलेशनशिप को लेके मीटिंग की थी। एंड मॉरिशस ऑक्यूपाइज अ स्पेशल प्लेस इन द प्राइम मिनिस्टर विजन ऑफ सागर क्या है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ठीक है, द टू साइड्स ऑल्सो साइन एग्रीमेंट विच विल प्रोवाइड फॉर अ डॉर्नियर एयरक्राफ्ट। तो ये डॉर्नियर एयरक्राफ्ट देंगे एंड एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव को भी लीज पर देंगे हम मॉरिशस को 2 साल के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे वो एग्रीमेंट लिखा नहीं है कि किसके अंतर्गत ये एग्रीमेंट हुआ है, तो वो मैं बता देती हूँ आपको किसके अंतर्गत हुआ है। CECPA। ठीक है, CECPA क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। और इसमें मतलब प्रेफरेंशियल एक्सेस के तहत जो बहुत सारे सेक्टर हैं, लाइक टेक्सटाइल और मेडिकल इक्विपमेंट्स है, सर्जिकल इक्विपमेंट्स है, तो ये सारे प्रोवाइड करेगा हमारा देश किसको, मॉरिशस को। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। अब लाइन ऑफ कंट्रोल या सॉरी लाइन ऑफ क्रेडिट के बारे में एक बार देख लेते हैं एग्जैक्टली क्या होता है। लाइन ऑफ क्रेडिट इज नॉट अ ग्रांट बट अ सॉफ्ट लोन प्रोवाइडेड ऑन कंसेशनल इंटरेस्ट रेट्स टू डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, विच हैज़ टू बी रिपेड बाय द बोरोइंग गवर्नमेंट। अब जो बोरोवर है वो एक्सेस कर सकता है इस फंड को इस लाइन ऑफ क्रेडिट के जरिए किसी भी टाइम पर। ओके, एंड एज लॉन्ग एज दे डू नॉट एक्सीड द मैक्सिमम अमाउंट, जो क्रेडिट लिमिट है उसको अगर एक्सीड नहीं करें तो वो एक एग्रीमेंट सेट कर सकते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट है उसको टाइमली मतलब पे करने के लिए मिनिमम पेमेंट्स। इंडिया एंड मालदीव्स से रिलेटेड था कि $50 मिलियन का साइन किया है अभी हमने मॉरिशस के साथ देखा। ठीक है, ब्लैक फुटेड फेरिट। तो ये कुछ और न्यूज़ है, इससे पहले मैं लोकेशन भी एक बार दिखा देती हूँ। ये बता दिया है कि एयू का ये पार्ट है अफ्रीकन यूनियन का, इंडिया से यहाँ पे सदर्न साइड में अगर हाँ हम आए वेस्ट साउथ तो ये मॉरिशस आइलैंड है। ठीक है, मॉरिशस आइलैंड इंडियन ओशन आइलैंड विद नेचर रिजर्व कोरल रीफ्स। तो ये है इसका। ठीक है, लोकेशन। देन
बाकी हमने कल किसकी लोकेशन देखी थी, पुडुचेरी की, और यहाँ पे ये सारे आइलैंड है रीयूनियन। मतलब अभी यहाँ पे लाइन ऑफ क्रेडिट इनको देने से बहुत सारी जो इंडिया के लिए एक एक्सेस है यहाँ पे अफ्रीकन रीजन में, ये जो मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, मेडागास्कर, ये सारी कंट्रीज़ हैं, तो यहाँ के लिए क्या होगा, एक एक्सेस भी एक ओपन मतलब मिल सकेगा, है ना, इंडिया को इजीली। तो ये भी एक इसकी इम्पोर्टेंस है। ये तो कुछ फैक्चुअल न्यूज़ थी कि ब्लैक फुटेड फेरेट जो था, साइंटिस्ट ने सक्सेसफुली क्लोन किया है इंडेंजर्ड ब्लैक फुटेड फेरेट यूजिंग फ्रोजन सेल्स फ्रॉम अलोंग डेड वाइल्ड एनिमल्स, द फर्स्ट टाइम एनी नेटिव इंडेंजर्ड स्पीसीज हैज़ बीन क्लोन्ड द यूनाइटेड स्टेट्स एंड नॉर्थ अमेरिका की ये ओनली नेटिव फेरेट है, और इसको एक्सटिंक्ट बोला गया था अंटिल 7 वर फाउंड इन 1981। एंड संत रविदास जी, ये कौन थे, ही वॉज अ पोएट सेंट ऑफ द भक्ति मूवमेंट इन नॉर्दर्न इंडिया, ये रविदास जो सेक्ट है उसके फाउंडर हैं, एंड उन्होंने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट थे, एंड सम ऑफ द डिवोशनल वर्सेज ही कंपोज हैव बीन इंक्लूडेड, जो गुरु ग्रंथ साहिब है उनमें इनके वर्सेज है डिवोशनल वर्सेज। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, और जो लिंग्विस्टिक एंड कल्चर डाइवर्सिटी है उसको प्रमोट करने के लिए, मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट करने के लिए, और यूनेस्को के द्वारा 1999 में अनाउंस किया गया था, पहली बार ये रिकॉग्नाइज किया गया था उनका के द्वारा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2002 में। एंड इंडिया आइडिया क्या है सेलिब्रेट करने का, कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे वाज द इनिशिएटिव ऑफ बांग्लादेश, ठीक है। थीम अगर हम बात करें IMLD 2021 की, तो ये है फॉस्टरिंग मल्टीलैंग्वेलिज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी, ठीक है, तो ये इसकी थीम है। नेक्स्ट, यहाँ पे काउ साइंस एग्जाम पोस्टपोन्ड आफ्टर आयोग चीफ्स एग्जिट, तो ये RKA जो था, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, तो इसके चेयरमैन कौन है, वल्लभ भाई कठारिया, ठीक है, तो ये अपने एग्जिट मतलब कर लिया ऑफिस से, और इन्होंने जो कामधेनु गौ विज्ञान प्रचार प्रसार एग्ज़ाम होना था विच वाज स्केड्यूल्ड एट 4 फरवरी 25, तो वो पोस्टपोन कर दिया गया है। एंड अगर हम बात करें RKA की, RKA क्या है, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, तो ये फरवरी 2019 में 21 फरवरी 2019 में ये रेजोल्यूशन लाया गया था, और गवर्नमेंट ने इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, किसके लिए, मेनली कंजर्वेशन के लिए, काउस के प्रोटेक्शन के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, और देयर प्रोजेनी। और फिर इनको जो था इसका फर्स्ट चेयरमैन अपॉइंट किया गया था, ठीक है, सुनील वांगसिका, हुकुमचंद सोला, ये सब है। न्यू फ्रेट प्लान लोडेड ट्रक्स विल टेक द ट्रेन, तो ये एक न्यूज़ थी। रोरो मॉडल क्या होता है, रोल ऑन रोल ऑफ मॉडल, ठीक है, तो ये सर्विसेज स्टार्ट होंगी यहाँ पे, ये बोला जा रहा है कि पालनपुर जो गुजरात में है, और हरियाणा में जो रेवाड़ी है, तो वहाँ पे होगा। तो डिस्टेंस जो होगा ऑफ 636 किलोमीटर टू ट्रांसपोर्ट वाइड रेंज ऑफ गुड्स अनलोडेड इन पोर्ट्स टू मार्केट्स नॉर्थ इंडिया। यहाँ पे ब्लैटेंट लाई ऑफ WHO सर्टिफिकेशन, ठीक है, तो IMA ने डिमांड किया है एक्सप्लेनेशन दो हेल्थ मिनिस्ट्री से ओवर पतंजलि कोरोनल क्लेम, ठीक है। तो अभी क्या हुआ था, जो पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के फाउंडर हैं रामदेव बाबा, तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की फरवरी 19 को, और इसमें यहाँ पे क्लेम किया गया कि जो कोरोनल है उसको सर्टिफिकेशन मिल गया है आयुष मिनिस्ट्री से एज अ मेडिसिन सपोर्टिंग फ्रॉम COVID-19 ट्रीटमेंट, और एज पर द WHO सर्टिफिकेशन स्कीम। तो हर्षवर्धन जी जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, तो वो भी उस सेरेमनी में प्रेजेंट थे। तो इसी चीज़ पे मतलब सवाल पूछे गए हैं कि आप बीइंग अ हेल्थ मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, आप वहाँ पे कैसे ये जस्टिफाइड कर सकते हो जो फॉल्सली फैब्रिकेटेड अनसाइंटिफिक प्रोडक्ट हैं टू पीपल ऑफ द होल कंट्री, एंड हाउ एथिकल वाज इट टू प्रमोट द प्रोडक्ट इज अनएथिकल, रॉन्ग एंड फॉल्स वे। तो ये चीज़ जवाब मांगा है हेल्थ मिनिस्टर से। एंड यहाँ पे क्योंकि उसी के बाद जब इंटरव्यू दे रहे थे रामदेव जी, तो उसके बाद क्या हुआ, जो WHO के रीजनल ऑफिसर्स हैं, ऑफिस है फॉर साउथ ईस्ट एशिया, तो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे ट्वीट किया कि रिव्यूड और सर्टिफाइड द इफेक्टिव, मतलब ट्विटर दैट हैड इट हैज़ नॉट रिव्यूड और सर्टिफाइड द इफेक्टिवनेस ऑफ एनी ट्रेडिशनल मेडिसिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ COVID-19 पॉइंटेड रेफरेंस टू कोरोनल, ठीक है, तो ये है क्लैरिफिकेशन। अभी हम बात करें तो दो वैक्सीन यहाँ पे चल रही है, कोवैक्सीन एंड किसकी है, जो हैदराबाद हेडक्वार्टर वैक्सीन मेकर भारत बायोटेक, ठीक है, ये कोवैक्सीन और कोविशील्ड, ठीक है, तो ये दो वैक्सीन है। इसके अलावा एक बायोलॉजिकल भी है अनदर वैक्सीन कंपनी, ये भी अपने जो फर्स्ट 2 फेजेस है ह्यूमन ट्रायल के वो कंप्लीट इन्होंने कर लिए हैं, एंड ये है नेक्स्ट वंस। नेक्स्ट न्यूज़ हम देख लेते हैं, उत्तराखंड लेक्स ओपनिंग वाइडन टू रिड्यूस वाटर लेवल्स। तो उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स SDRF के जो पर्सनल है उन्होंने ये बोला कि जो लेक फॉर्म हुई है स्ट्रीम ऑफ द ऋषि गंगा रिवर इन चमोली डिस्ट्रिक्ट फ्लैश फ्लड की वजह से, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा
इंक्रीज देखने को मिल रहा है वाटर आउटफ्लो में। एंड बाकी यहाँ पे दो वैलीज़ का जिक्र है, नीति वैली ऑफ चमोली डिस्ट्रिक्ट एंड नीलांग वैली ऑफ उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये भी इस यहाँ पे बेटर मैनेजमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात यहाँ पे हो रही है, विलेजेस लोकेटेड देयर। तो ये लोकेशंस है कुछ इंपॉर्टेंट। देन यहाँ पे जो राइज एंड फॉल है, ये आर्टिकल लिखा है आशुतोष वर्षने ने, और ये कौन है? राइटर इज सोल गोल्डमैन, प्रोफेसर ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ एंड प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एट ब्राउन यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे है, इंडियाज डेमोक्रेटिक एक्सेप्शनलिज्म इज नाउ वेदरिंग अवे, द इम्पैक्ट इज ऑल्सो एक्सटर्नल। तो मेनली यहाँ पे डेमोक्रेटिक ब्रेकडाउन्स की बात की गई है। कोल्ड वॉर के बाद से डेमोक्रेटिक ब्रेकडाउन्स हैव बीन कॉज नॉट बाय जनरल्स एंड सोल्जर्स, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो एक लोकतंत्र का मतलब एक तरीके से जो विध्वंस होता है, मतलब ब्रेकडाउन होता है, तो वो पहले किससे होता था? जब हम शीत युद्ध की बात करें कोल्ड वॉर के टाइम पे, तो उस टाइम पे जो जलजर सॉरी जलजर जनरल्स और सोल्जर्स के द्वारा मतलब किया जाता था। लेकिन अभी कौन कर रहे हैं? जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं, है ना, जिनको हम लोगों ने, हम जो आम लोग हैं, उन्होंने उनको, हमने उस पोजीशन पे उनको बिठाया है और वो चुने गए हैं हमारे द्वारा। तो वो ही लोग क्या कर रहे हैं अभी? लोकतंत्र का बुरा हाल कर रहे हैं। तो ऐसा यहाँ पे ऑथर का कहना है इस पूरे आर्टिकल में। सो दिस इज अ सेंट्रल फ्रेम ऑफ हाउ डेमोक्रेसीज डाइज। तो ये जो हाउ डेमोक्रेसीज डाई है, ये एक बुक है, वर्ल्ड वाइड रीड की गई बुक, मतलब मेनली पॉलिटिक्स फिलोसफी पे ये बुक है, जो स्टीवन लेविट्स्की एंड डेनियल जिबलाट ने ये कोऑथर्ड की है, टू ऑफ फाइनेस्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट ऑफ देयर जनरेशन। और इस बुक को मैं आपको बताऊं कि इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक ऑफ द ट्रम्प एरा बोला जाता है। एंड बराक ओबामा की ये फेवरेट बुक 2018 की लिस्ट में ये थी, ठीक है, फेवरेट बुक ऑफ 2018 बराक ओबामा। तो यहाँ पे इन्होंने मेनली दिस बुक इज़ अबाउट कि इलेक्टेड लीडर्स कैन ग्रेजुअली सबवर्ट द डेमोक्रेटिक प्रोसेस टू इंक्रीज देयर पावर, है ना। तो वो क्या कर सकते हैं कि मतलब ग्रेजुअली वो डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है उसको ही सबवर्ट कर सकते हैं अपनी पावर को बढ़ाने के लिए। मेन इस बुक का क्रक्स ये है, डेमोक्रेसी, हाउ डेमोक्रेसी डाइज, ओके। और ये है, सो द रिसेंट मिलिट्री कू इन म्यांमार, जैसे म्यांमार में देखने को मिला है हमें, कंटेम्प्रेरी टाइम्स एज वाज द कू इन थाईलैंड इन 2014 एंड इन पाकिस्तान 1990, सच कूज वर क्वाइट कॉमन इन 1960 1970s। लेकिन अभी भी ये जो है डेमोक्रेटिक बैक स्लाइडिंग जिसको बोला जा रहा है, एक न्यू कॉन्सेप्ट डिपिक्ट होके आया ये डेमोक्रेटिक इरोजन का, लेड बाय इलेक्टेड पॉलिटिशियंस ऑफ्टन क्वाइट लीगली। सो ये है कि अगर बात करें हम अभी जो एक एनुअल डेमोक्रेसी रिपोर्ट है जो वाइडली रिनाउंड है बाय अमेरिकाज फ्रीडम हाउस एंड स्वीडन्स वीडिम इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो ये पब्लिश की जाएगी। और यहाँ पे ये इन्होंने आर्ग्यूड किया था लास्ट ईयर में दैट इंडिया वाज वन ऑफ द वर्ज ऑफ लूजिंग इट्स डेमोक्रेटिक स्टेटस। तो जो डेमोक्रेटिक इंडेक्स आती है तो उसमें हमारा कौन सा स्थान है, तो इस बार वो देखने वाला होगा कि कहाँ पे हमें। लेट अस सी वेदर दिस ईयर्स रिपोर्ट्स कॉल इंडिया अनडेमोक्रेटिक और ओनली पार्टली फ्री। So partitions of Delhi's ruling regime will vociferously decry these formulations। मतलब इसका मतलब क्या हुआ इस वर्ड का? मतलब कि कॉन्फिडेंटली किसी चीज़ को डिनाई कर देना, है ना, कि एक तरीके से आप बहुत कॉन्फिडेंट हो कि आपने ये गलती नहीं की है, तो उस तरीके से आप यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो अभी करंट गवर्नमेंट है वो ये सारे फॉर्मुलेशंस को डिनाई कर देगी, और वो बोलेंगे कि बीजेपी गवर्नमेंट को इलेक्ट ही लोगों के द्वारा किया गया था, और इलेक्ट जिस काम के लिए किया गया था, व्हाट इट वाज वोटेड फॉर, वो काम हम तो कर ही रहे हैं। सो दे विल से दैट पार्लियामेंट हैज़ अप्रूव्ड बीजेपी लेजिस्लेशन फ्रॉम कश्मीर टू सिटीजनशिप अमेंडमेंट फ्रॉम प्रिवेंटिव डिटेंशन टू फार्म रिफॉर्म्स। तो इसकी वजह से मतलब यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन ऐसा होना नहीं चाहिए। फॉर डेमोक्रेटिक थ्योरी, अब डेमोक्रेटिक थ्योरी की बात करें तो इसके लिए होता क्या है, इलेक्शंस जो होते हैं वो नेसेसरी होते हैं लेकिन वो सफिशिएंट नहीं होते हैं, ठीक है। चुनाव लोकतंत्र में बहुत ज़रूरी हैं लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है इस पूरी प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट मैनर में चलाने के लिए। इलेक्शंस अलोन कैन नॉट बी इक्वेटेड विद डेमोक्रेसी, इसको हम डेमोक्रेसी के साथ इक्वेट नहीं कर सकते हैं। और क्योंकि डेमोक्रेसी जो है एक मेजर की जा सकती है वो मल्टीपल कंपोजिट इंडेक्स के द्वारा, ठीक है, जिसमें जो जजमेंट्स हों वो केवल इलेक्शन पे बेस जो ना हो के बहुत सारे फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व हों, है ना। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि
टू काइंड्स ऑफ पोस्ट इलेक्शन रिक्वायरमेंट्स देखी जानी चाहिए, कि एक तो क्या होना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल कंस्ट्रेंट ऑन द एग्जीक्यूटिव। अब मेनली मैं आपको बताऊं कि जैसे थ्री होते हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूशन, जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर मतलब विधायिका, एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ये सारे मतलब ये पॉलिसी मेकिंग करते हैं, ये इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, और जुडिशरी क्या करती है, एक तरह से वॉच रखती है इन सब पे, है ना। सो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जब एग्जीक्यूटिव है, जो कार्यपालिका है, तो वो क्या काम कर रहे हैं, क्या ये लेजिस्लेचर के द्वारा प्रॉपरली चेक किया जाता है ना। और मतलब इज द पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव चेक्ड बाय द लेजिस्लेचर, और या फिर जुडिशरी के द्वारा वो चेक किया जाता है, जुडिशरी के द्वारा भी इनको चेक करना है। क्या सिटीजन जो कंट्री के हैं वो, उनको बोलने की स्वतंत्रता है, उनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और क्या वो कोई भी प्रोटेस्ट जो है फ्रीली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं। एंड आफ्टर द एंटी यूएस हॉरर ऑफ जर्मनीज नाजीज डेमोक्रेसी एंड इनस्केपेबल क्वेश्चन ऑल्सो इज दे, क्या यहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ हैं, मेजोरिटेरियन फरी में, क्या वो मतलब प्रोटेक्टेड है माइनॉरिटीज़। तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाने चाहिए। एंड दूसरी बात ये है कि अभी मतलब इंडिया, अगर बात करें हम डेवलपिंग कंट्रीज़ की, है ना, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में एक कंट्री आती है कोस्टा रिका, ठीक है। कोस्टा रिका कंट्री जो है, इसको स्टेटस मिला हुआ है, हैज़ अ बेटर डेमोक्रेटिक रिकॉर्ड, है ना, वन ऑफ द बेटर डेमोक्रेटिक रिकॉर्ड। लेकिन अगर हम कंपेयर करें इंडिया से, हम इसे कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि कोस्टा रिका इज़ अ इन्फिनिटली स्मॉलर एंड 6 टाइम रिचर देन इंडिया। बहुत रिच कंट्री है, और बहुत छोटी सी कंट्री है ये, तो यहाँ पे तो काफ़ी सही चीज़ हो रही है। और जो वर्ल्ड के जो लीडर हैं, लीडिंग डेमोक्रेटिक थ्योरिस्ट हैं, रॉबर्ट दहल, तो इन्होंने बोला था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, इन्होंने इंडिया को बोला था, इंडिया द ग्रेटेस्ट कंटेम्प्रेरी एक्सेप्शन टू डेमोक्रेटिक थ्योरी, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ बोला गया है कि जो डेमोक्रेसी होती है वो क्या होती है, वहाँ पे जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स होते हैं उनको सेडिशन के चार्ज से आप अरेस्ट नहीं करते हो। वहाँ पे रिलीजियस एक्सक्लूजनरी प्रिंसिपल नहीं होते हैं सिटीजनशिप पे, मतलब कि बेस्ड ऑन ग्राउंड्स ऑफ द रिलीजियस की कम्युनिटी, है ना, तो वो नहीं होंगे। ये सीए को मेनली बोल रहे हैं। एंड डू नॉट कब प्रेस फ्रीडम्स बाय इंटिमिडेटिंग डिसेंटिंग जर्नलिस्ट एंड न्यूज़पेपर। अभी जो वो एक जर्नलिस्ट और जो एक्टिविस्ट है रवि, दिशा रवि, है ना, तो उसको भी वो किया जा रहा है। डू नॉट अटैक यूनिवर्सिटी एंड स्टूडेंट्स फॉर आइडियोलॉजिकल नॉन कन्फर्मिटी। डू नॉट बोरो ब्रो बीट आर्टिस्ट एंड राइटर्स फॉर डिसएग्रीमेंट, कि आपसे जो डिसएग्री कर रहा हो उसको आप क्या करो, अरेस्ट कर लो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं, कि जो जो मॉब लिंचिंग होती है उसको सेलिब्रेट करना। एंड डू नॉट कल्टिवेट जुडिशियल सर्विलिटी या डेमोक्रेसी विच स्पीक्स विद वन वॉइस। तो ये है, डेमोक्रेसी में ये सारी चीज़ें नहीं होती, ऐसा ऑथर के द्वारा बताया जा रहा है। एंड क्या होता है, मतलब यहाँ पे डेमोक्रेटिक जो इलेक्शंस होते हैं, ऑल अलोन कैन नॉट डिफाइन व्हाट इट मीन्स टू बी डेमोक्रेटिक, ठीक है। तो यहाँ पे सिटीजन्स को प्रिविलेज होनी चाहिए फ्रीडम की, और किसी भी अगर उनके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं फिर भी उनमें एक यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलनी चाहिए। तो ये सारी बातें कर रखी हैं। द बिगेस्ट इम्पैक्ट ऑफ दीज डेवलपमेंट्स ऑफ कोर्स इंटरनल, लेकिन इसके जो अगर रूलिंग रिजीम में अगर फ्रिक्वेंट किसी ने टारगेट किया, उनके खिलाफ बोला, तो ये है कि अटैक भी करेंगे, पॉलिटिकली, लीगली एंड फिजिकल, फिनेंशियल। लेकिन जो इसके इम्पैक्ट होंगे वो एक्सटर्नल भी होंगे। अब जैसे प्राइम मिनिस्टर बार बार अपनी स्पीचेस में क्लेम करते हैं कि जब से वो पावर में आए हैं तो इंडिया हैज़ बीन अकॉर्डेड ग्रेटर रिस्पेक्ट इन द वर्ल्ड। लेकिन ये अभी उनके फर्स्ट टर्म में तो ट्रू भी था, लेकिन अभी ये जो परसेप्शंस है ये चेंज होता जा रहा है। एंड इंटरनेशनल स्टैंडिंग ऑफ नेशंस नॉर्मली कॉम्बिनेशन होता है स्ट्रैटेजिक, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। मतलब अगर किसी कंट्री को अगर हमें इंटरनेशनल लेवल पे जज करना है तो हम उसको कैसे करेंगे, 3 एस्पेक्ट्स उसके होंगे, 3 पर्सपेक्टिव, कि वो किस तरीके से इकोनॉमिक कितना ज़्यादा मतलब वो स्ट्रॉन्ग है इकोनॉमिक टर्म्स में, ठीक है, या फिर उसका स्ट्रैटेजिक किस तरीके से, या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी है, ठीक है, तो इस तरीके से। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया की, तो हमें पता है कि अगर हम कंपेयर करें जीडीपी किसकी, चाइना की जीडीपी से, तो चाइनाज जीडीपी इज़ नाउ 5 टाइम्स एज लार्ज एज इंडियाज़, है ना। और हम एक लेसर इकोनॉमिक पावर है, लेसर इकोनॉमिक पावर इंटरनेशनली अगर देखा जाए, तो ये एक्सपेक्टेड भी हमारा मतलब कुछ खास नहीं है। तो मेन जो हमारे पास एक असेट थी, इंडियाज़ बिगेस्ट इंटरनेशनल असेट थी, वो क्या थी, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। तो वही अभी डिस्टॉर्ट उसकी इमेज हो रही है। तो यहाँ पे यही चीज़ ऑथर ने बताई गई है। एंड एनुअल डेमोक्रेसी रिपोर्ट लास्ट ईयर फ्रीडम हाउस ने ये पुट किया था कि almost since the turn of the century, the United States and its ally have quoted India as a potential strategic partner in democratic
काउंटर वेट टू चाइना इन द इंडो पैसिफिक रीजन। तो ये है, और काफ़ी ज़्यादा इसके जो मतलब एक कमिटमेंट होते हैं कि इंडिविजुअल राइट्स और प्लूरिज्म को क्या करना, प्रोटेक्ट करना, तो वो सारी चीज़ें मेंटेन रहनी चाहिए, तभी सर्वाइव कर पाएगी डेमोक्रेसी। एंड देयर हैज़ बीन नो मास अरेस्ट ऑफ पॉलिटिशियंस एंड मैनी मोर स्टेट गवर्नमेंट्स आर रन बाय पॉलिटिकल पार्टीज। ये मतलब कश्मीर के आगे की बात यहाँ पे की जा रही है कि 1975 जो इमरजेंसी का टाइम था उसके बाद से अभी ऐसी सिचुएशन हो रही है। इफ़ दीज टू वेरिएबल्स ऑल्सो चेंज इंडियाज डेमोक्रेसी विल बी वेल। तो यही सब ऑथर ने बात की गई है। देन क्यूज फॉर ग्रोथ, तो ये जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे उनके लिबरलाइजेशन की बात की गई है फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल। सो ग्रोथ विल कंटिन्यू टू बी कंजम्पशन लेड। कल भी हमने डिस्कस किया था कि ग्रोथ मतलब कंजम्पशन लेड होनी चाहिए, और ग्रोथ के मतलब दो इंजन हमने पढ़े थे, है ना, एक तो इन्वेस्टमेंट साइड और एक कंजम्पशन लेड ग्रोथ। तो ये तो यहाँ पे कंजम्पशन लेड ग्रोथ की बात की जा रही है कि यहाँ पे अगर मतलब जॉब क्रिएशन पे ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि अभी जॉब क्रिएशन नहीं थी, जॉब लॉसेस थी, तो इनकम कम हुई थी, डिमांड कम हुई, जिससे रैपिड हमें क्या देखने को मिला, जो कंजम्पशन साइड थी उसमें हमें काफ़ी इफेक्ट देखने को मिला। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि मतलब डिफरेंट डिफरेंट जैसे यहाँ पे कुछ कंपनीज़ के नेम दिए हुए हैं जो पीएसयूज हैं। इसके अलावा जो कुछ प्राइवेट सेक्टर की एंटिटीज़ हैं, जैसे जुबिलेंट फूड वर्क्स है, सेल है, भेल है, एंड इन द, तो ये चीज़ है कि अगर मतलब स्टील पावर जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं, ठीक है, तो कंजम्पशन साइड मतलब यहाँ से देखना है कि ये स्टील एंड पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, इनसे मतलब ज़्यादा वैल्यू नहीं मिल रही है, इंस्टेड ऑफ किससे मिल रही है, जो जॉकी इनरवेयर या फिर डोमिनोज पिज़्ज़ा है ना, इनसे ज़्यादा चीज़ें हमको बेनिफिट मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इंडिया की ग्रोथ कैसे कंटिन्यू होगी, जब हम कंजम्पशन एंड नॉट इन्वेस्टमेंट लेड होगी, ठीक है। तो कंजम्पशन लेड ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोग वो चीज़ें पिज़्ज़ा खा रहे हैं, ठीक है, ये खरीद रहे हैं। तो द राइट्स ऑफ माइग्रेंट्स के बारे में यहाँ पे है, नीति आयोग की ड्राफ्ट पॉलिसी में माइग्रेंट वर्कर्स के लिए यहाँ पे इन्होंने एक ड्राफ्ट रेडी किया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्राफ्ट है, वेलकमिंग स्टेप इसको बताया गया है। अब नीति आयोग के बारे में हमने बताया था कि नीति आयोग क्या है, और ये जनवरी 2015 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, जो प्लानिंग कमीशन है उसको रिप्लेस करके, ठीक है, योजना आयोग को रिप्लेस करके 2015 जनवरी में ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। चेयरपर्सन इसके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, गवर्निंग काउंसिल होती है जिसमें सारे स्टेट के कौन होते हैं, सीएम होते हैं, ठीक है। एंड बाकी जो यूटीज़, सारी यूटीज़ के जो लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं, एलजीज, वो होते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा इसका जो फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट थे। इसके अलावा यहाँ पे माइग्रेंट्स के लिए ये बोला गया है कि ड्राफ्ट हाईलाइट्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ माइग्रेंट लेबर इन कीपिंग इंडियाज इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिव, और इनको ये बोला गया है कि राइट्स बेस्ड अप्रोच, ठीक है, और जो सर्कुलर माइग्रेशन होता है इन द रीजन, उसको भी यहाँ पे उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को बताया गया है, एज वेल एज माइग्रेंट्स। अभी ये था कि लॉकडाउन में हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी कि उससे पहले मतलब पूरे ये प्रिकैरिटी, वल्नरेबिलिटीज़ और एजेंसी, मतलब कोई भी माइग्रेंट्स के बारे में डिस्कशन नहीं करता था, और ऑफिशियल डेटा से हमेशा इनविजिबल ही रहते थे। लेकिन फिर बाद में, और इस वजह से इनको जो मिनिमल जो सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स थे जो स्टेट्स के द्वारा ऑफर किए जाते थे, वो तक इनको नसीब नहीं होते थे। तो अभी जो है बहुत सारे एजेंसी ने कलेक्टिवली ये डेटा कलेक्ट करके और ये सारी चीज़ें की हैं। द ड्राफ्ट है सजेस्टेड दैट पॉलिटिकल इंक्लूजन कुड बी ए की टू ब्रिजिंग द गैप्स, है ना, जो उनकी हेल्थ सर्विसेज हैं, बेसिक्स एंटाइटलमेंट्स हैं, फूड सिक्योरिटी, एजुकेशन, सो ऑन, ये सब उनको मिलना चाहिए। और इंटर स्टेट जो माइग्रेशन मैनेजमेंट बॉडीज़ हैं, उनको मतलब एक तरीके से क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए कि उनको सारे जो हेल्प है वो सारी उनको इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में लाएं, और टाइमली एंड टारगेटेड रिस्पॉन्स उन क्राइसिस के प्रति उनको मिलना चाहिए। द गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्टेप टू इंश्योर पोर्टेबिलिटी ऑफ वेलफेयर स्कीम्स एंड स्पेशली एक्सेस टू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर डिस्कस की गई है। और जो पोलिटाइजेशन है, यूनाइजेशन है, मोबिलाइजेशन है वर्कर्स का, है ना, वो फोर्स करता है पार्टीज़ को एंड गवर्नमेंट को टू सी वेलफेयर एज एन एसेंशियल एस्पेक्ट, कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए इनका वेलफेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे फेडरल नडाल जोकोविच के बारे में आर्टिकल है। तो जोकोविच जो है, ठीक है,
जोकोविच ने क्या जीता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो यहाँ पे आप ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये बिग थ्री के नाम से जाने जाते हैं, बिग थ्री जोकोविच, राफेल नडाल एंड रोजर फेडरर। तो ये जोकोविच की तो रैंक नंबर 1 है ये। और कहाँ के हैं, सॉरी ये सर्बिया के प्लेयर हैं, ठीक है, नोवाक जोकोविच जो है सर्बिया के प्लेयर हैं। और इन्होंने 18th ग्रैंड स्लैम जीते हैं मेंस सिंगल टाइटल में, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में इन्होंने ये 9th टाइम ये जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। राफेल नडाल की मैं बात करूँ तो ये स्विट्जरलैंड के हैं, सॉरी वो रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड का है, ठीक है। और 20th ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीते हैं। और इसके अलावा जो राफेल नडाल है तो वो तो स्पेन के हैं, और इनकी रैंक भी नंबर 2 है। इन्होंने भी 20th जो ग्रैंड स्लैम है मेंस सिंगल टाइटल्स तो वो जीते हैं, ठीक है। ये लेफ्ट हैंडेड है, मतलब चलो बहुत हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट जो है द ताइवान फ्लैश पॉइंट्स, ताइवान इज़ वंस अगेन बिकमिंग, हाँ मतलब ये एक बार स्पोर्ट्स से रिलेटेड वो सारी चीज़ें आती हैं, जैसे ये क्ले कोर्ट में डोमिनेंस रखते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, विंबलडन होता है और यूएस ओपन होता है, ठीक है। तो यूएस ओपन में जैसे थे हम जीते थे लास्ट टाइम पे, टेनिस से रिलेटेड ये सारे होते हैं। द ताइवान फ्लैश पॉइंट के बारे में, ताइवान इज़ वंस अगेन बिकमिंग आफ्टर मैनी डिकेड्स ऑफ रिलेटिव क्वाइट द लाइटिंग रॉड इन यूएस चाइना टेंशन द जियो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट फॉर एशिया आर रियल। ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, वन ऑफ द बेस्ट आर्टिकल, मतलब हमें इसलिए पढ़ना चाहिए ये आर्टिकल क्योंकि हमें चाइना हमारा नेबरिंग कंट्री है, और चाइना इसको मतलब क्या क्लेम करता है कि ताइवान उनका एक पार्ट है, जो वन चाइना पॉलिसी है उसका पार्ट है, ठीक है। इस वजह से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड ताइवान को हम अभी एज अ सेपरेट नेशन के रूप में थोड़ा थोड़ा करके सारी कंट्रीज जो है रिकॉग्नाइज भी कर रही हैं। अब ताइवान की सिक्योरिटी सिचुएशन की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा वर्सन हो गई थी, इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड मिलिट्री प्रेशर था चाइना की साइड से। काउंटर वेलिंग फैक्टर्स अपेयर्स टू बी प्रिवेंटिंग द क्राइसिस फ्रॉम बॉइलिंग ओवर फुल स्केल वॉर दैट कुड ड्रॉ यूएस एंड जापान। तो अब यूएस और जापान से बॉर्डर ये रखता है ताइवान। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, एक तरह से ताइवान को प्रोटेक्शन मिली है, एक शील्ड उसको प्राप्त हुई है, और वो शील्ड का नाम क्या, सिलिकॉन शील्ड है ना, यूएस और जापान से। अब सिलिकॉन शील्ड आपको मतलब क्या है, अब देखो मैं एक बेसिक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे कोई फ्रेंड है आपका, ठीक है, आपका कोई दोस्त है, आप उसको कुछ कुछ चीज़ें दे रहे हो, बदले में आपको क्या कर रहा है, कुछ सप्लाई कर रहा है, आटा दाल सब्जी, है ना। तो वो आपको दे रहा है, और लेकिन तब तक आपके इस फ्रेंड पे किसी ने अटैक किया, है ना, इसको कहा कि नहीं आप ये सब बंद करो। तो फिर आपको गुस्सा आया, फिर आपने क्या किया, बदले में इसको मारा, जो इसने इस पे मतलब ये जो भड़का था ये फ्रेंड, है ना। तो यही ये जो फ्रेंड है ये ताइवान हो गया, और ये आप हो गए यूएसए, और यहाँ पे यूएसए या जापान, और यहाँ पे कौन हो गया, ये चाइना हो गया, ठीक है। तो चाइना अगर इस तरीके की कुछ हरकत करता है, चाहे ताइवान को अगर प्रेशराइज करता है, ठीक है, तो यूएस उससे मतलब क्या करेगा, यूएस भी उसको बख्शेगा नहीं, है ना। तो यहाँ पे ये है सीधा सीधा इस आर्टिकल का क्रक्स, कि मतलब ताइवान में क्या होता है, सिलिकॉन शील्ड जो प्रोटेक्ट है, क्योंकि ताइवान का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है इन द प्रोडक्शन ऑफ सेमी कंडक्टर्स एंड चाइना फ्रॉम ट्राइंग टू ऑक्यूपाई द आइलैंड, है ना। तो ये है एन इनॉर्मस मिलिट्री पावर जो चाइना के पास तो ऑलरेडी है, तो वहाँ से ताइवान पे इजीली वो क्या कर सकते हैं, उनको अपने अंडर भी ला सकते हैं, लेकिन थोड़ा यूएस का ही खतरा है ना। और तापेई का जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, ये एक मेजर इकोनॉमिक एंड नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है टू द यूएस, अगर ये मतलब चाइना अगर इनको यहाँ पे कुछ अपने रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करता है। एंड ताइवान इज़ द वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड आर अदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। द ग्लोबल डिवीजन ऑफ लेबर इन द एज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स हैज सीन अ सिग्निफिकेंट कंसंट्रेशन चिप प्रोडक्शन। तो चिप प्रोडक्शन होता है यहाँ पे ताइवान में बहुत ज़्यादा, और चाइना जिस तरीके से फैक्ट्री है ग्लोबल इकोनॉमी की, तो ताइवान भी वर्ल्ड फाउंड्री है सेमीकंडक्टर्स की। ताइवान की एक कंपनी है टीएमसी, दैट इज ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो इसके 55% ये ग्लोबल मार्केट में शेयर है इन द प्रोडक्शन ऑफ हाई एंड कस्टम मेड चिप्स, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये है, और ये जैसे बोला जाता है ना, फैशनेबल एक कोड बन गई है कि डेटा एज द न्यू ऑयल, लेकिन हमें वाकई में कहना चाहिए कि सेमीकंडक्टर्स आर द न्यू ऑयल, क्योंकि सारी चीज़ों के पीछे जो डेटा हम यूज़ कर रहे हैं उसके बेसिस मतलब क्या है, सेमीकंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो चाइना क्या करता है, नियरली 300 बिलियन वर्ड ऑफ चिप्स एनुअली इंपोर्ट करता है, और उनके काफ़ी बहुत बड़े बड़े प्लान हैं सेल्फ रिलायंट बनने के। अब जैसे सेल्फ रिलायंट भी हैं, तो कोई भी व्यक्ति अपने आप तो चीज़ें नहीं कर सकता ना, हमें भी हर किसी के सपोर्ट की ज़रूरत होती है कुछ ना कुछ एक फेज़ पे लाइफ में, चाहे इमोशनल मेंटली फिजिकली। तो इस तरीके से चाइना को भी एक ताइवान के फिर सपोर्ट की ज़रूरत है ना। मतलब वो
किसी बाहर के देशों का बायकॉट करके नहीं वो सेल्फ रिलायंट बन सकते हैं, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि वो एडवांस चिप प्रोडक्शन करें एंड डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को ही क्या करें, प्रमोट करें। अब जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी क्या करना चाहते हैं, यूएस में चिप प्रोडक्शन को रिवाइव करना चाहते हैं, लेकिन वो इसमें काफ़ी ज़्यादा फेल्ड रहे हैं, क्योंकि जैसे यूएस की एक कंपनी है इंटेल, और या फिर साउथ कोरिया की सैमसंग, ठीक है, तो ये भी इतना ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाए हैं, तो ताइवान इसमें डोमिनेंस अभी रखता है। एंड इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में यहाँ पे बात की गई है, और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी थी वो सपोर्टिव थी ताइवान के लिए, तो चाइना को ऐसे लग रहा था कि आने वाले जो बाइडेन की ऐसे नहीं होगी, लेकिन जो बाइडेन है उन्होंने भी अपनी पॉलिसी जो ताइवान रिलेटेड इशू है उसमें चेंज नहीं किया गया है ना, उसमें अभी एज इट इज़ वो रखी है। तो ये सारी बातें। इसके अलावा ताइवान पोजिशन एज अ सेमीकंडक्टर सुपर पावर ओपन्स द डोर फॉर मोर इंटेंसिव स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिटवीन दिल्ली एंड तापी, तो हमारे यहाँ के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। और पहले हम मतलब इसको कंसीडर नहीं करते थे चाइना हमसे नाराज़ हो सकता है अगर हमने ताइवान को ज़्यादा फोकस में लेना शुरू किया है ना, लेकिन 1990 से ये थोड़ा चेंज होना स्टार्ट हुआ और हमने बिलैटरल इंगेजमेंट बढ़ानी स्टार्ट की। ट्रेड हैज़ इंक्रीज फ्रॉम अबाउट $1 बिलियन इन 2001 टू 7 बिलियन इन 2018, है ना, तो इतने बिलियन डॉलर का हमारे यहाँ ट्रेड होता है। और ताइवानीज़ कंपनीज जो दूसरे जो एशियन रीजन है वहाँ पे चाइना से मतलब अपनी कंपनीज़ को हटा के यहाँ ले जा रही है, वियतनाम जैसी जगहों पे, तो हम भी उसके लिए आगे काम कर रहे हैं कि वो यहाँ पे आए, कमर्शियल और टेक्निकल अपॉर्चुनिटी पॉसिबिलिटीज़ विद ताइवान, है ना, तो ये सब चीज़ों पे हम बात कर रहे हैं। वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस फ्लैश पॉइंट के बन रहा है जियो पोलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज फॉर एशिया रियल। Delhi has embraced the Indo-Pacific maritime construct is yet to come to terms with Taiwan crucial role, तो काफ़ी बेहतरीन आर्टिकल ये था। बाकी ये जो आर्टिकल है इंसेंटिव टू रिफॉर्म 15th फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है। यहाँ इंटरनेशनल न्यूज़ में कुछ खास है नहीं, जो हमने LOC जो लाइन ऑफ क्रेडिट है उसके बारे में बता दिया। और यहाँ पे यूके प्राइम मिनिस्टर आउटलाइंस पाथ टू नॉर्मलिटी ऑफ स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, इटालियन एम्बेसडर टू कॉन्गो किल्ड एन अटैक इन UN कॉन्वॉय, तो है नहीं कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स इन गोवा रिवर कैसीनोज, तो यहाँ पे कैसीनोज के बारे में आया हुआ है, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है। एक तो कुछ रिवर्स है, मंडोवी रिवर, ठीक है, नियर द अंगुदा जेल, एंड जुआरी रिवर ऑन द चपोरा रिवर, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। 25 किलोमीटर दूर है ये पणजी से। मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि कैसीनो को शिफ्ट करना चाहिए दूसरी जगह पे। अब कैसीनो की मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट को इससे बहुत रेवेन्यू मिलता है। 330 करोड़ लाइसेंसिंग फीस है from average the casino, and about 1000 crore in taxes for allied business such as restaurant, hotels, tourist vehicles, है ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो एंट्री फीस, लोकल टैक्सेस जो हैं, ये सारे इसको पणजी को मिलते हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ बोली गई है। जो चीफ मिनिस्टर कौन है गोवा के, प्रमोद सावंत, ग्रांटेड अ फ्रेश 6 month एक्सटेंशन टू ऑफशोर कैसीनोज इन द मंडोवी रिवर ऑफ पणजी, है ना, तो ये है। यहाँ पे कर्नाटका में रिजर्वेशन की बातचीत हो रही है। बाकी आईटी मिनिस्टर रिजेक्ट डिमांड्स नॉट टू एक्सटेंड फर्स्ट ईयर पीएलआई डेडलाइन, तो पीएलआई के बारे में काफ़ी बार हम डिस्कशन कर चुके हैं। माइक्रोसॉफ्ट ईयू पब्लिशर सीक ऑस्ट्रेलिया स्टाइल न्यूज़ पेमेंट्स, मतलब जो ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है उसी तरीके का माइक्रोसॉफ्ट और ईयू पब्लिशर भी अभी साथ आएंगे, टीमिंग अप विद द ईयू एंड मेक बिग टेक प्लेटफॉर्म्स पे फॉर न्यूज़, है ना, ट्रेडिशनल न्यूज़पेपर के लिए प्रेस करेंगे। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे अहेड।